एक अंतर होता है, एक फर्क होता है। बीजेपी का घोषणा पत्र चुनाव खत्म होते ही, वोटिंग खत्म होते ही डस्टबिन में डाल देते, सरकार में आए तो भी, सरकार में नहीं आ रहे हैं तो भी, और वो कॉपी पेस्ट होता है। पिछला घोषणा पत्र उठाते हैं, उसमें से जो, क्योंकि कुछ लागू तो होता नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं होता, वही का वही कॉपी पेस्ट करके वापस निकाल देते हैं, तारीख बदल देते हैं। हमारे घोषणा पत्र जो कि रायजोर इश्तिहार लोगों की राय मशविरा से, चाय बागान हो, जंगल के लोग हों, आदिवासी हों, शहर के लोग हों, गांव के लोग हों, व्यापारी हों, युवा हों, औरतें हों, पत्रकार हों, सबसे राय मशविरा करके ये घोषणा पत्र हम लोगों ने कल निकाला। अपने आप में एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है, क्योंकि टाइम बाउंड है। हर चीज़ के लिए एक समय है कि 100 दिन में ये करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को, और हमें नहीं समझ में आ रहा वो क्यों दुखी हुए इससे। उन्हें दुख हुआ कि हमने कहा 100 दिन के अंदर जुबिंदा को इंसाफ दिलवाएंगे। इस बात से तो सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री को, जो जाने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत दुख हुआ। क्या वो किसी को बचाना चाहते हैं? क्या वो सच को छिपाना चाहते हैं? वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? क्यों नहीं चाहते कि जुबिंदा को इंसाफ मिले? उन्हें एक बात का और दुख हुआ। 10 साल से बीजेपी यहां शासन में है। वादा किया था पिछले घोषणा पत्र में कि हर डिस्ट्रिक्ट में 500 बेड का अस्पताल बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं मिला। जो हैं अस्पताल, उनकी हालत देखिए। कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। कोई भी सर्जरी हो, कोई इलाज हो, वो मुफ्त होगा। आप लोग उसको मामा कहते हो। पूरे आसाम को जिसने मामू बना दिया, उसको आप मामा कहते कैसे हो? हमें तो ये नहीं समझ में आता। आज तक जो मौके मिले उनको कर सकते थे जो हमने आज घोषणा की, लेकिन नहीं। आप बारपेटा को ले लीजिए। क्या यहां रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए? इतना टाइम मिला, केंद्र में भी सरकार, राज्य में भी सरकार, डबल इंजन सरकार, क्यों नहीं है रेलवे स्टेशन यहां? बारपेटा की ये मांग बहुत जायज़ है। हम लोग इस मांग के लिए लड़ेंगे दिल्ली में। हमारे काबिल लोग हैं संसद में, और लड़के ये हासिल करेंगे। क्यों नहीं यहां एक भी यूनिवर्सिटी खुल पाई? ये मांग और ये शिकायत बारपेटा के नौजवानों के मन में है, और उस शिकायत को भी दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ऐसी सरकार चल रही है जो ऐसा लगता है कि भूमाफियाओं की सरकार है, जमीन चोरी करने वालों की सरकार है। जहां देखो वहां शिकायतें आती हैं। कहीं आदिवासियों की जमीन छीन ली, गांव वालों की जमीन छीन ली, शहर में जो जमीन पसंद आ जाए बंटी और बबली को ले लेते हैं। 12,000 बीघा जमीन मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने चुराई है। वो जमीन तो वापस लेंगे ही, जिन्होंने ये चोरी की है उनको सजा भी दिलवाएंगे। बेरोजगारी, हम एक चीज पहले ही बता देते ताकि आप बाद में नहीं कहें कि साहब आपने झूठ बोला था। तो एक सच मैं आज आपके सामने बताऊंगा। असम में एक आदमी को छोड़ के सबको रोजगार दिलवाया जाएगा। वो एक आदमी कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा। उसको बेरोजगार करना बहुत जरूरी है। असम के नौजवानों का बदला हेमंता बिस्वा शर्मा से तभी ले पाएंगे जब उसको नौकरी से बाहर कर देंगे, और वो नौकरी से बाहर बारपेटा के लोग करेंगे, असम के लोग करेंगे, 9 तारीख को करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जो पारदर्शी शासन की हमने बात की, जो ठेके जाते हैं,
ये ठेके, सरकारी टेंडर, जो रसूखदार लोग हैं, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, उन्हीं के रिश्तेदारों को क्यों जाते हैं? क्या आसाम के नौजवानों का हक नहीं है कि आसाम के सरकारी ठेके बेरोजगार नौजवानों को मिलें? यह सुनिश्चित कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार करेगी। और जितने भी ऐसे ठेके मिले हैं पिछले 10 साल में, इनके भाइयों को, भतीजों को, वाइफ को, साले को, जिनको भी मिले हैं, उसकी भी जांच होगी। जितनी जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी, 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन जहां भी मिली, उसकी भी जांच होगी। और हमने ये वादा किया, पिछले कई महीनों से हमारे गौरव गोगोई भी कहते आ रहे हैं, अब्दुल खालिक साहब भी कहते आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ज़मीन वापस लौटाएंगे, आसाम के बेरोजगार नौजवानों को देंगे। ये हम फिर दोहराते हैं, ना केवल वो ज़मीन लौटाएंगे, लेकिन बाढ़ से जो ज़मीन ख़त्म हो जाती है, ऐसे विस्थापित परिवारों को 3-3 कट्ठा ज़मीन भी हम देंगे। और कोई एहसान नहीं चढ़ाएंगे, ये आप ही का है। हम सिर्फ ये सुनिश्चित करेंगे कि जो आपका है वो आपके पास रहे, आपको मिले, वो महफूज रहे, कोई रसूखदार आदमी उस पर कब्जा न करे, जैसा कि अब तक होता आया है। दलालों की जो सरकार है, उसके खिलाफ एक एसआईटी का गठन होगा और एसआईटी से इन सब की चोरी पकड़ के इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की सरकार करेगी। चाय उद्योग को एक विशेष दर्जा देने की मांग हमेशा रही है। 10 साल हो गए, 12 साल सरकार में, केंद्र में हो गए लगभग, अभी तक इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। आसाम में जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं, चाय बागानों में फ़ोटोबाजी करते हैं, झूठे वादे बार बार दोहराते हैं। हमने ये घोषणा की है कि औद्योगिक मिनिमम वेज चाय बागान के मज़दूरों को हम दिलवाएंगे, इंडस्ट्रियल मिनिमम वेज उनको दिलवाएंगे, ताकि उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर बचा के रख सकें और उनका जो हक का पैसा है उनको मिल सके। जो आपने देखा, एमएसपी की बात बार बार आप सुनते हैं पूरे देश में। सरसों, धान, चाय पत्ती, ऐसी तमाम फसलों पर हम एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। नशाबंदी का एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ के नौजवानों को के साथ है। नशाबंदी, ना केवल नशाबंदी मुक्त आसाम को करेंगे, लेकिन जो ये सिंडिकेट चल रहा है, इसको भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उस सिंडिकेट को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े लोगों के नाम है उसमें, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो नाम भी बेनकाब होंगे, उन सबको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उन सबको एक्सपोज भी किया जाएगा। आप जानते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। उन सबको एक्सपोज करने के बाद उन्हें सज़ा दिलवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एलपीजी का सिलेंडर का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम, खाने पीने की सामान का दाम सब बढ़ने वाला है। कुछ तो बढ़ चुका है, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर का तो दाम बढ़ ही चुका है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो हमारी गृहिणियाँ होती हैं। हमारे घर में किचन में सबसे ज़्यादा नुकसान उसका होता है। तो 1250 रुपये पेंशन हम वरिष्ठ नागरिकों को तो देंगे ही प्रति माह। महिला कोई अपना उद्योग लगाना चाहे, काम शुरू करना चाहे, तो 50,000 की ग्रांट उनको हम देंगे। ये पूरे आसाम में ये लागू किया जाएगा। और इस सब का हमने एक टाइम बाउंड बना रखा है कि जो कहा है कितने दिन में ये करना है, ये आपके सामने है। नहीं करें तो आपकी सज़ा हमें मंजूर होगी, वो मौका हम आपको देंगे नहीं। आज हम जहाँ भी जाते हैं आसाम में, सबको एक ही शिकायत है कि यहाँ नफ़रत पैदा की जा रही है, समाज को एक दूसरे से बांटने की कोशिश की जा रही है, उसमें जुगलबंदी होती है। बीजेपी के साथ और भी लोग शामिल हो जाते हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो आते हैं कि हम अक़लियतों की पार्टी हैं, लेकिन अक़लियतों की पार्टी है नहीं। दरअसल वो इन्हीं की कठपुतली हैं। जब नागपुर से आरएसएस का इशारा होता है, ये कठपुतलियाँ नाचते नाचते आसाम में आ जाती हैं और यहाँ नफ़रत फैलाने का काम जो संघ करता है, आरएसएस करता है,
वो भी आकर करना शुरू कर देते हैं। उनको भी बेनकाब करना ज़रूरी है। आसाम एक ऐसी ज़मीन है जिसने पूरे देश को रास्ता दिखाया, पूरे देश को रोशनी दिखाई। ऐसी जगह पर नफ़रत का स्थान हो नहीं सकता और अब वो हम नहीं होने देंगे। अनडाउटेडली वी आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट दैट what was the role of the administration also, because we did try to point out at certain deficiencies which the administration also showed. They tried to show them on other seats also, but we fought back and we ensured that the nomination does not get cancelled. But unfortunately here in Barpeta it did get cancelled. Well, I can only laugh at it. I'll tell you, हिंदी में बोलूँ? ठीक है। इस बात पर तो सिर्फ हंसी आ सकती। इस देश को पहला मुसलमान राष्ट्रपति ओवैसी जी ने तो नहीं दिया था। पहला मुख्यमंत्री इस देश को मुस्लिम मुख्यमंत्री ओवैसी जी ने तो नहीं दिया था। बात हिंदू और मुसलमान की जो करता है वो सेक्युलर पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करता है। वो आरएसएस हो या जिन शख्स का आपने नाम लिया, शायद एक सीट है उनकी लोकसभा में, एक ही है ना? अभी नहीं, आगे भी एक ही रहेगी, शायद वो भी नहीं रहेगी। तो हैदराबाद से आकर यहां जहर घोलने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। आपको एमनता की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो अपने कैंडिडेट्स को उसी के सिंबल पे लड़ा लो, कमल के फूल पे ही लड़ाओ ना। फिर अपना सिंबल लेकर आने की कोई जरूरत नहीं। सरकार बनाने के लिए जितनी जरूरी है उससे ज्यादा आएगी। He is not an issue at all. He is not a factor in Assam election at all, because the people of Assam, यहाँ के लोग बहुत समझते हैं कि नफरत की राजनीति सिर्फ एक धर्म एक जाति को लेकर राजनीति नहीं चलती। संविधान के ये खिलाफ है। पूरे राज्य में जो माहौल है उससे देखकर लगता है कि एक लहर जो पिछले 5-7 दिन में शुरू हुई, 2 लहर शुरू हुई, एक नहीं। एक जो लहर है वो हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी के खिलाफ लहर है, रोष है, गुस्सा है। दूसरी लहर है कांग्रेस और गठबंधन के पक्ष में लहर। तो जब 2 लहरें चलती हैं तो ये चुनाव के नतीजे आप सबको बहुत हैरान करने वाले हैं। ये क्लियर है कि सरकार बदलने वाली है, प्रदेश को एक नौजवान मुख्यमंत्री मिलने वाला है। आप लोगों ने आपके जो निर्वाचन इश्तिहार है उसमें एक बात नोट की है, जुबिंदा को 100 दिन में आप लोग न्याय दिलाएंगे। क्या ये संभव होगा? क्योंकि न्याय दिलाने का काम तो अदालत का होता है। अगर अदालत में आप केस ही कमजोर डालोगे, जैसा कि अभी आपने देखा कि डाला, केस को इतना कमजोर डाला कि जिन पर आरोप था उनके बैंक अकाउंट फिर से खुल गए, उनकी बिजनेस फिर से चालू हो गई। नीयत अगर साफ है, केस अगर आप कोर्ट में मजबूत डालते हो, जांच ईमानदारी से करते हो, तो 100 दिन भी ज़्यादा है। बरपेटा का एक मूल समस्या है रेलवे कनेक्टिविटी। तो जितने भी सरकार आए हैं, चाहे वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार हो, बरपेटा का जो रेलवे की कनेक्टिविटी उसके ऊपर कोई भी सांसद या बात। अब पिछले 10-12 साल से खास तौर पे हमने देखा कि ये मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि बरपेटा की आबादी भी बड़ी है, यहाँ की रिक्वायरमेंट भी बड़ी है, और पिछले 10-12 साल से डबल इंजन की सरकार चल ही रही है। सरकार या राजनीतिक दल वो जो लोगों की समस्या को समझ के उस पर एक्शन ले, वो डिज़र्व करता है सरकार में आना। हमने इस बात को समझा है कि यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है, यहाँ यूनिवर्सिटी की भी आवश्यकता है, वो हम करेंगे। हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी और नरेंद्र को जवाब देना है। हम तो जो हमारे खिलाफ बोलते हैं हम तो कोर्ट चले जाते हैं। हम तो सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ भी कोर्ट गए हैं। जाएं नरेंद्र मोदी। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि नरेंद्र मोदी उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे। उनके खिलाफ तो, उनके चरित्र के खिलाफ इतना कुछ बोल गए, अभी तक उनको नोटिस भी नहीं दिया। हो सकता है कि डरते हों, हमारी पार्टी में तो नहीं है। हमारे खिलाफ वाली पार्टी में तो हमारे खिलाफ तो वो बोलेंगे, लेकिन जिसकी पार्टी में वो हैं वो उसके खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं से रिलेटेड आरोप लगा रहे हैं, और फिर भी मोदी चुप है। इस बात से थोड़ा परेशानी होती है लोगों को कि भाई क्यों चुप हैं, क्या ये सच बोल रहे हैं। भारतवर्ष में युद्ध होने से 48 घंटे पहले नरेंद्र मोदी इजराइल से लौटकर आए। इजराइल में
एक चमकता हुआ फर्जी मेडल पहनाया गया उनको। उन्होंने नेतन्याहू का हाथ पकड़ा और बोला आई स्टैंड विथ इजराइल। ये कभी भारत ने ऐसा नहीं किया कि कहीं युद्ध होने वाला हो और आप वहाँ जाकर एक साइड ले रहे हो, और साइड भी ऐसे देश की ले रहे हो जिसने 48 घंटे में एक गैर कानूनी युद्ध ईरान पर छेड़ दिया अमेरिका के साथ मिलकर। उसके बाद हमारी जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जहाँ से हमारा एलपीजी आता है, पेट्रोल तेल आता है, कच्चा तेल आता है और सामग्री आती है, हमारे चावल जो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ से उसी रास्ते से बाहर जाता है। हमारी एक डिपेंडेंस है ईरान पे। अगर आप रिश्तों को तवज्जो न भी दें, रिश्ते भी हज़ारों साल के रिश्ते हैं, चलिए आप नहीं देना चाहते हो, ध्यान नहीं देना चाहते, मत दीजिए। निर्भरता तो है, आपने उसका भी ध्यान नहीं दिया। आपने आयतुल्लाह खामेनी की हत्या की निंदा भी नहीं की, शोक भी व्यक्त नहीं किया। आपने 168 स्कूल जाती हुई बच्चियां ईरान की, अमेरिका और इजराइल ने उनको मार दिया, उसकी भी निंदा नहीं की। फिर आप उम्मीद करते हो कि आपके रिश्ते ईरान से भी ठीक रहेंगे, फिर आप उम्मीद करते हो कि आपको लोग विश्वगुरु भी कहेंगे। अभी क्यों कहेंगे आपको विश्वगुरु? आप तो स्टैंड विथ इजराइल हैं, सिर्फ आप तो स्टैंड विथ इंडिया नहीं हैं। आप अपने ही देश के साथ नहीं खड़े, आप अपने ही देश के किसानों के साथ नहीं खड़े, आप अपने ही देश के चावल के व्यापारियों के साथ नहीं खड़े, आप अपने ही देश के हर घर में जिस किचन में सिलेंडर की कमी है आप उनके साथ नहीं खड़े। आप क्या स्टैंड विथ इजराइल हो? आप क्या विश्वगुरु हो? युद्ध से जो सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो रहा है वो युद्ध से भी ज़्यादा नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की वजह से हो रहा है, नरेंद्र मोदी की कायरता की वजह से हो रहा है। वो डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं हमें नहीं मालूम। हो सकता है स्वामी जी से डरते हों, सुब्रमण्यम स्वामी से डरते हों, हो सकता है एप्स्टीन स्वामी से डरते हों, हो सकता है ट्रंप से डरते हों, नेतन्याहू से डरते हैं। क्या कारण है, क्या रिकॉर्डिंग्स हैं इनके पास नरेंद्र मोदी की, हमें नहीं मालूम। कुछ तो है कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। কোনো সাংসদে কোৱা নাই যেহেতু মই ইয়াত বহি আছোঁ আৰু সপ্তদশ আপোনালোকেও জানে যে মই কেইবাবাৰ বৰপেটা ৰেল সংযোগৰ কথা, বিকল্প ৰেলপথৰ কথা মই পাৰ্লামেণ্টত কৈছোঁ। চৰকাৰে কৰা নাই, চৰকাৰত আমি নাছিলোঁ, কিন্তু মই কেইবাবাৰ কৈছোঁ। অকল সেইটোৱে নহয়, ৰেলৰ ভেকুৱাম ব্ৰেকৰ আৱিষ্কাৰক কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাস তেখেতৰ এটা ষ্টেচু নিৰ্মাণৰ কথা মই পাৰ্লামেণ্টত কৈছোঁ, যিটো নকৰিলে চৰকাৰ। এইটো বৰপেটা চহৰৰ সুসন্তান কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাস, আৰু কৰ্ণেল গুৰুপ্ৰসাদ দাসৰ চহৰখনক ৰেল সংযোগ নকৰিলে। কথাটো ইমানেই নহয়, আমাৰ চহৰখন সত্ৰৰ ঘেৰি আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ এটা আঁচনি আছিলে যে হেৰিটেজ চিটি, ঐতিহ্য নগৰী। বৰপেটা চহৰক হেৰিটেজ চিটি ডিক্লেয়াৰৰ কাৰণে মই পাৰ্লামেণ্টত কেইবাবাৰো কৈছোঁ, নকৰিলে। আনকি ৰাজ্য চৰকাৰে মোৰ দাবীক সমৰ্থনো নকৰিলে। বৰপেটাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰিব লাগিছিল, নকৰিলে। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ কৃষ্ণ চাৰ্কিট বুলি চাৰ্কিট এটা আছে। মই পাৰ্লামেণ্টত দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে আমাৰ সত্ৰসমূহ, আমাৰ দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, আমাৰ সৰভাগৰ গৰখীয়া গোঁসাইৰ মন্দিৰ, এইসমূহক কৃষ্ণ চাৰ্কিটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। সেইটোও নকৰিলে, আৰু অসমৰ বিজেপি চৰকাৰে মোক সমৰ্থনো নকৰিলে। গতিকে আমি যিবিলাক কথা কওঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্ট দি থাকিব, কিন্তু আমি যিবিলাক কওঁ সেইবিলাকৰ ৰেকৰ্ডত থাকিব লাগে। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, আমাৰ চৰকাৰ নাছিল, আমি পৰা নাই। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত বৰপেটাৰ লগত যিটো প্ৰবঞ্চনা কৰিলে, কাৰণ 2016 চনত বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়খন বৰপেটা চহৰত হোৱাৰ কথা আছিল। মাধৱ চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ক বিশ্ববিদ্যালয় ৰূপান্তৰ কৰাৰ কথা আছিলে। আমি জিলাৰ বিধায়কসকলে লিখিও দিছিলোঁ। আমি আনকি অকল ময়ে নহয়, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ MLA কেইজন, আমাৰ তেতিয়া অগপৰ MLA আছিল গুণীন দাস, আমি আটাইকেইজনে লিখি দি গৈছিলোঁ। কিন্তু অজ্ঞাত কাৰণত হয়তো বৰ্তমানৰ বজালী জিলালৈ লৈ যোৱা। আৰু বৰপেটাখন এতিয়াও ডাঙৰ জিলা, য'ত 5টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ত চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে কৈছিল যে সমজিলাসমূহ এটা জিলাৰ ভিতৰত থাকিব, বিধানসভাবিলাকক খণ্ডিত নকৰে। ভৱানীপুৰ সৰ্বকক খণ্ডিত কৰা হ'ল, এটা জিলা পৰিষদ বজালীত দিয়া হ'ল। এইখন অফিচিয়েলি বৰপেটা জিলাত আছে ভৱানীপুৰ সৰ্ব। এতিয়া নিৰ্বাচন জিলা বজালী কৰি দিছে। এইটো বৰপেটাৰ প্ৰতি প্ৰবঞ্চনা নহয় নেকি?
বৰপেটাক যদি আটাইতকৈ কোনোবাই বেছি প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, দ্যাট ইজ বিজেপি, দ্যাট ইজ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমজিলা কৰি নিৰ্বাচনৰ নামত বৰপেটাক আধা ভৱানীপুৰ সৰ্বকক কেতিয়াবা বৰপেটাত ৰাখি আছে, কেতিয়াবা বজালিত ৰাখি আছে। আৰু আমি এইটো আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ, আমি আমাৰ পাৰ্টিৰ কথা পাতিছোঁ, पवन जी भी यहाँ पे है। जब हमारा सरकार बनेगा, हमारा सरकार बनने के बाद इंशाल्लाह मैं भी, जनता चाह रहा है, मैं भी चुन के आएंगे इंशाल्लाह। और जब नया सरकार बनेगा हम तो कोशिश करेंगे, मंत्री कौन बनेगा आई कांट से, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन विधानसभा में कोशिश करेंगे बरपेटा में एक यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव आएगा।